गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हम लोग 12th क्लास का जो चैप्टर सेकंड है दो ध्रुवीयता का अंत, आज ये चैप्टर इस चैप्टर की शुरुआत करेंगे। ये हम लोगों की आज फर्स्ट वीडियो ही है, ठीक है। तो सबसे पहले बेटा जब हम लोग ये शुरू करेंगे तो सबसे पहले समझने का काम होगा तुम्हारा कि आखिरकार दो ध्रुवीयता यानी कौन सी ध्रुवीयता है जिसका हम लोग अंत कर रहे हैं, ठीक है। तो बेटा फर्स्ट वाले चैप्टर में मैंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद भारत की विश्व की स्थितियां बताई थी कि जो पूरा का पूरा विश्व है ये यूएसए और यूएसएसआर यानी इन दो पावर्स में बट गया था, ठीक है। तो जो यूएसए है ये पहली दुनिया के देश कहलाए थे आपके, और जो यूएसएसआर है ये आप लोगों के दूसरी दुनिया के देश कहलाए थे। तो जो ये यूएसएसआर है हम इसी यूएसएसआर की बात इस सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे। हम टोटली पूरा का पूरा यूएसएसआर को ही रीड करेंगे, ठीक है बेटा। जो यूएसएसआर है ये 15 देशों का समूह था, ठीक है। ये 15 देशों का समूह था, ओके बेटा, जिसमें एक तो रशिया ही है, ठीक है, जिसमें एक रशिया था। इसमें 6 देश मध्य एशिया के थे और 8 देश पूर्वी यूरोप के थे, यानी 1 + 6 + 8 = 15, ठीक है। तो 15 देशों के इस समूह को हम दो ध्रुवीयता यानी कि यूएसएसआर, दो ध्रुवीयता यानी यूएसए और यूएसएसआर, यूएसएसआर जो 15 देशों के समूह से मिलके बना है, ठीक है। तो बेटा सबसे पहले तो हम शुरुआत यही करेंगे कि जो यूएसएसआर है तुम्हारा, ये यूएसएसआर बना कैसे, ठीक है। तो इसमें थोड़ी सी चीजें लिख रखी हैं कि सोवियत प्रणाली की आखिरकार शुरुआत हुई कैसे, यानी सोवियत समाजवादी गणराज्य ये यूएसएसआर की फुल फॉर्म है, ठीक है। इसको हम लोग सोवियत संघ के नाम से पुकारते हैं, सोवियत संघ, जिसके फुल फॉर्म अगर हम करें तो सोवियत समाजवादी गणराज्य। यूएसएसआर की फुल फॉर्म पूछी जाए तो आप लोगों को यही लिखनी है, ठीक है। इसके बाद बेटा जो तुम्हारे ये सोवियत प्रणाली इस तरह की आखिरकार बनी कैसे, ठीक है। आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि 15 देशों का एक समूह तैयार हो गया और वर्ल्ड में वो फिर विश्व की महाशक्ति के रूप में सामने आया सभी के, ठीक है। तो इसके लिए आप लोगों को सबसे पहले इस सोवियत संघ का निर्माण कैसे हुआ पहले ये समझना पड़ेगा, ठीक है। तो जो आप लोगों का सोवियत संघ का निर्माण हुआ वो हुआ बेटा 1917 की क्रांति के बाद, 1917। ये वो टाइम है बेटा जब आप लोगों का फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था, याद आया। हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो 1914 से लेकर 1918 तक चला था, ठीक। इसमें देखो 14 से लेकर 18 तक इस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में आपका रशिया भी शामिल था, ठीक है। रशिया भी शामिल था, लेकिन 1917 में 1917 में रूस में ही क्रांति होगी थी, इसीलिए रूस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से 1917 में ही अलग हो गया था, ठीक है। ये 1917 की क्रांति आप लोगों के सोवियत यानी रशिया में हुई, यहाँ के राजा के खिलाफ, ठीक है। क्योंकि जिस युद्ध को ये लड़ रहा था वो युद्ध इसके मतलब का था ही नहीं, लेकिन वही कहता है ना यारी दोस्ती मरवा देती है, तो डिटो वही है बेटा। ब्रिटेन के साथ कहो, फ्रांस के साथ कहो, इसके रिलेशन अच्छे थे, तो इसने भी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में आपके जो अगेंस्ट में टर्की वगैरह देश थे उनके खिलाफ युद्ध किया, ठीक है। तो जो 1917 में इसके यहाँ क्रांति हुई उस क्रांति का हेड था, यानी किस व्यक्ति के नेतृत्व में हुई, व्लादिमीर लेनिन, जिसको हम लोग लेनिन के नाम से जानते हैं, ठीक है। लेनिन बड़ा बढ़िया सा इंसान कहा जाता है इसको,
कहा जाता है कि कम्युनिस्ट पार्टी की अगर स्थापना हुई है तो उसकी देन सिर्फ और सिर्फ लेनिन को जाती है। लेनिन महान है, लेनिन ये है, लेनिन वो है। लेकिन बेटा हर इंसान के दो पहलू होते हैं। लेनिन जितना अच्छा है ना उतना क्रूर भी था। ठीक है, उसने माना कि रशिया में पूरी एक सोवियत प्रणाली का निर्माण करवाया था, लेकिन बेटे उसके व्यक्तित्व का एक और पहलू था जिसमें वो बहुत क्रूर भी था। ठीक है, वो क्रूर क्यों था? क्योंकि जो उसकी जिस तरीके की व्यवस्था वो चाहता था, अगर उस तरह की व्यवस्था का कोई विरोध करता तो ये इसको सीधा देखते ही मरवा देता था। ठीक है, तो ये आप लोगों का 1917 की क्रांति हुई थी लेनिन के नेतृत्व में। इस क्रांति का मेन उद्देश्य क्या था? समाजवाद के आदर्शों और समता मूलक, समता यानी समानता, ठीक है, समता मूलक समाज प्रेरित थी। यानी ये आप लोगों की जो क्रांति हुई थी वो समाजवाद लाना चाहती थी। समाजवाद यानी समाज में हर पूंजी पर सभी का इक्वल प्रभाव, किसी के हाथ में दुनिया भर का खजाना नहीं और कोई बिल्कुल गरीब नहीं। ठीक है, अब इसने इस क्रांति में पूंजीवाद का विरोध किया था। पूंजीवाद यही था बेटा कि एक पूंजी वाला हेड बन जाता, उसके अधीन बहुत सारे जो मजदूर वगैरह वो काम करते, शोषण का शिकार होते। तो इस परिस्थिति को लेनिन ने रशिया में से हमेशा हमेशा के लिए खत्म करा दिया। ये हुआ 1917 की क्रांति के बाद। ठीक है, इसके बाद बेटा जो 1917 की क्रांति हुई उस वक्त तो सिर्फ रशिया आजाद हुआ था। लेनिन आप लोगों का 1917 से, यानी यहाँ पर मैं इसका राजकाज बता रही हूँ कि किस टाइम तक ही रहा राजनीति में एक्टिव। इसके बाद ये 1924 तक ही रहा। 1924 में भाई इसकी डेथ हो गई थी। यानी इसने सिर्फ ये तकरीबन 7 साल इस रशिया पर राज किया था। लेनिन ने इसी वक्त, यानी इसका जो टाइम पीरियड है, इसके टाइम पीरियड में इसने कुछ यूरोप के देश, यानी जो पूर्वी यूरोप के थे, ठीक है, कुछ पूर्वी यूरोप के देश थे बेटा, ये देश थे आप लोगों के 8, ठीक है, और जो मध्य एशिया के देश थे, कुछ मध्य एशिया के देश थे वो थे 6। इनको एक नाम बता रही हूं, फासीवाद। ठीक है, फासीवाद। ये फासीवाद क्या था वो सुनो। जर्मनी में नाजीवाद सुना होगा। ये कहोगे नाजीवाद कौन सा मैम? वो हिटलर वाला। बिल्कुल जी, जैसे आप लोगों के जर्मनी में हिटलर था, ठीक वैसे ही आप लोगों की इटली में मुसोलिनी था। ठीक है, जैसे जर्मनी में नाजीवादी विचारधारा का विकास, उद्भव जो भी हुआ, ठीक वैसे ही इटली में भी मुसोलिनी ने फासीवादी विचारधारा की शुरुआत कराई। ठीक है, इसी विचारधारा के बूते उसने छोटे छोटे देशों को अपने अधीन कर लिया था। भाई ताकतवर तो थे, ये रोम वाला साम्राज्य था भाई, जो स्टार्टिंग से काफी पावरफुल रहा है। ठीक है, तो फासीवादी शक्तियों ने इन 16-17 देश थे ये, इन पर अपना कंट्रोल कर लिया। उनमें से 14 देशों को आपके लेनिन ने आजाद करा दिया। ठीक है, या फिर रशिया ने आजाद करा दिया, क्योंकि 1-2 देश जो बाद में भी इंक्लूड हुआ तो रशिया का नाम ज्यादा बेटर है। ठीक है, तो उन्होंने मिलाकर, सारों को अपने साथ मिलाकर एक सोवियत संघ का निर्माण किया, जिसमें 15 देश शामिल हुए। क्यों? ये आजाद हो जाते रशिया अपनी तरफ करता चला जाता कि भाई मैं तुम्हें समानता के आधार पर अपने साथ काम कराऊंगा। अब भाई वही होता है ना कि बोलने को तो बहुत कुछ है, लेकिन मिलेगा क्या क्या वो किसी को नहीं पता। तो मिलने वाली बात यही है कि इसने लोगों को सपने तो बड़े ऊंचे ऊंचे दिखाए थे, लेकिन वो ऊंचे ऊंचे सपने क्लियर नहीं हुए। ठीक है, अब आते हैं हम आगे
कि समाजवादी जो सोवियत प्रणाली है उसमें राज्य और पार्टी की संस्था को ही महत्व दिया जाता है। यानी कि जो कम्युनिस्ट पार्टी यानी राजनीतिक प्रणाली की धुरी कम्युनिस्ट पार्टी यानी पूरे देश पर केवल और केवल एक ही पार्टी राज करेगी। ठीक है, केवल एक ही पार्टी राज करेगी, एक ही पार्टी की सारी चीजें पूरे देश को माननी पड़ेंगी। सारी जितनी भी आप लोगों की खनिज है, संसाधन है, जो भी कुछ है, सब पे आपका पूरा पूरा अधिकार केवल और केवल राज्य का होगा। ठीक है, ये जो बातें थी इन्हीं तौर तरीकों ने रशिया और इन 14 देशों को और साथ में मिलाकर यानी 15 देशों के समूह पर कम्युनिस्ट पार्टी का दबदबा कायम किया। ठीक है, अब है कि इस सोवियत प्रणाली की आखिरकार विशेषता क्या थी। ठीक है, ये क्वेश्चन आता बेटा, इसकी विशेषता भी पूछी जाती है, इसकी कमियां भी पूछी जाती हैं, सोवियत प्रणाली है क्या वो भी पूछा जाता है। तो हम लोग इसका सोवियत प्रणाली की विशेषताएं पढ़ रहे हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ लिखा बेटा अर्थव्यवस्था दूसरे स्थान पर थी। ठीक है, तुम्हारी बुक में लिख रखा है कि अगर अमेरिका की अर्थव्यवस्था को छोड़ दिया जाए तो सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था सबसे उन्नत थी, सबसे बढ़िया थी। यानी कि ये अमेरिका की अर्थव्यवस्था को छोड़कर बात कर रहे थे, इसलिए मैंने इसको डायरेक्ट दूसरे स्थान पर लिख दिया है। ठीक है, संचार प्रणाली बेहद उन्नत थी बेटा, यानी कम्युनिकेशन सिस्टम बहुत हेल्दी थे। और देखने को पता होगा खुद रशिया ही कितना बड़ा है, ये 14 और छोटे छोटे देश मिल गए तो यूएसएसआर का प्रभाव कितना बड़ा रहा होगा। ठीक है, परिवहन व्यवस्था बड़ी सुव्यवस्थित और विशाल थी, भाई थी, पक्का थी, बहुत बड़े लेवल पर। रेलवे लाइन इसमें सबसे ज्यादा बेहतर थी। ठीक है, यानी परिवहन व्यवस्था बड़ी सुव्यवस्थित और विशाल थी। यहीं पर आपके सोवियत संघ में ही सुई से लेकर कार तक सभी चीजें तैयार होती थी। ठीक है, सुई से लेकर कार तक, यानी कि ये 15 देश आपस में ही अपनी सारी जरूरतों को पूरा कर लेते थे। ठीक है, इन्हीं में ही, इसीलिए सेकेंड लाइन में लिखा, इन देशों में विशाल ऊर्जा के संसाधन थे और खनिज थे। ये विशाल ऊर्जा के संसाधन और खनिज ये सारी जरूरतों को पूरा कर देते थे। ठीक है, इसके बाद है जो सरकार है वो बुनियादी जरूरत की चीजें जैसे स्वास्थ्य सुविधाएं, शिक्षा आदि रियायती दरों पर मुहैया कराती थी। रियायती दर यानी बेहद कम पैसा लेकर लोगों को ज्यादा से ज्यादा स्वास्थ्य सुविधाएं और शिक्षा संबंधी सुविधाएं प्रदान करती थी। ठीक है, राज्य का स्वामित्व व नियंत्रण है, यानी जो राज्य है उसके हाथ में सब कुछ है, जितनी भी चीजें हैं देश की, संसाधन है, खनिज हैं, सब पर आपके राज्य का बहुत बड़े लेवल पर स्वामित्व और नियंत्रण है। ठीक है बेटा, अब है सोवियत संघ की कमियां, ये लास्ट टॉपिक हो जाएगा, यानी सोवियत प्रणाली आप लोगों की कंप्लीट हो जाएगी। तो इतनी सारी चीजें होने के बावजूद भी क्या इसमें कोई कमी भी थी? वाकई में थी बेटा। मैंने इसके 7 आपकी विशेषताओं के मैंने 7 पॉइंट लिखे, 7 को अगर आप एक्सप्लेन भी करोगे तो 6 नंबर का क्वेश्चन रेडी है। ठीक है, ये नहीं कि आप लोगों को ने एक लाइन लिख दी और काम पूरा हो गया। भाई इसको एक्सप्लेन करोगे तभी आपको 6 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, और सोवियत संघ की कमियां हम यहाँ पर ये भी मैंने 6 लिखी हैं ताकि आप लोगों को एक्सप्लेन करने में थोड़ी सी भी प्रॉब्लम ना हो। नौकरशाही का शिकंजा, भाई नौकरशाह कौन है? जो राज्य के अधीन रहकर काम करते हैं। आपने ऊपर पढ़ा कि राज्य का स्वामित्व और नियंत्रण है, यानी जो सरकारी महकमे हैं वो बहुत बड़े लेवल पर काम कर रहे हैं। अब जब पावर इन नौकरशाहियों के हाथ में चली जाएगी, सरकारी कर्मचारियों के हाथ में चली जाएगी, तो भाई वो तो अपने आप को खुदा मानेंगे। ठीक है, वो अपने आप को खुदा मानेंगे, और जो खुदा अगर मान लिया तो भाई वो जनता को तो तंग करेगा ही करेगा। ठीक है, छोटी छोटी चीजों के लिए ऐसे धक्के खिलाया करते थे लोगों को दुनिया भर के। ठीक है, तो नौकरशाही का शिकंजा से ज्यादा था, इसी कारण भ्रष्टाचार फैला यहाँ पर।
विरोध का अधिकार लोगों को बिल्कुल भी नहीं था। कोई भी अपनी राज्य की सरकार का या कम्युनिस्ट पार्टी का विरोध कर ही नहीं सकता था। हाँ, अगर विरोध जताना था तो चुटकुले और कार्टून्स के माध्यम से विरोध कर सकता था, अदरवाइज मुंह से एक भी शब्द नहीं निकालेगा विरोध करने के लिए। ये बंदिश थी। ठीक है, एक ही पार्टी का शिकंजा पूरे 15 के 15 देशों पर था। एक ही पार्टी, जो करना है वो पार्टी को करना है, अच्छा करना है चाहे बुरा करना है, सब कुछ पार्टी को करना है। तो जो एक पार्टी का शिकंजा था ये लोगों के गले नहीं उतरा ज्यादा लंबे समय तक। ठीक है, रूस का ही सभी पर प्रभाव था भाई। कहने को तो इसमें 15 देश थे, 15 देश रशिया के साथ थे। ऐसे में जो 14 देश रशिया के साथ मिले हुए थे, उन 14 के 14 देशों की खुद की अस्मिता, खुद की पहचान तो मानो थी ही नहीं। ठीक है, उनकी खुद की पहचान तो जैसे थी ही नहीं। सब कुछ वही होता था जो रशिया कहता था, जो मॉस्को में सरकार जिन भी नियमों का, जिन भी कानूनों का निर्माण करती थी, 15 के 15 देशों पर वही लागू होते थे। यहां मॉस्को नाम लिया मैंने, मॉस्को रशिया की राजधानी है। ठीक है, इसके बाद बेटा हथियारों पर ज्यादा खर्च किया, बहुत बड़ी गलती करी है इन्होंने। अमेरिका को टक्कर देने के लिए पैसा अर्थव्यवस्था की बजाय हथियारों पर हद से ज्यादा खर्च किया, और वो जो हद से ज्यादा खर्च किया वो कहीं ना कहीं इसकी अर्थव्यवस्था को डबाडोल करके चला गया। ठीक है, अर्थव्यवस्था गतिरुद्ध होगी जबकि हथियारों के अडंबार लग गए। ठीक है, और इसने एक गलती और करी थी बेटा 1979 में इन्होंने अफगानिस्तान पर, ठीक है, अफगानिस्तान पर आक्रमण किया था। ये बहुत बड़ी गलती है आपके यूएसएसआर की, क्योंकि अगर मैं कहूं कि इसका कोई रिजल्ट निकला तो शायद नहीं, इसका कोई रिजल्ट नहीं निकला बेटा। हार के यूएसएसआर को वापस ही आना पड़ा, लेकिन कुछ नहीं हुआ इसका। ठीक है, इसका कुछ नहीं हुआ। अफगानिस्तान जैसे का तैसा रहा। उल्टा अफगानिस्तान में आतंकवाद को पनपने का मौका मिल गया। ठीक है, इस युद्ध पे यूएसएसआर ने खूब पैसा खर्च किया और इसका रिजल्ट कोई कुछ भी हाथ नहीं लगा। तो ये यूएसएसआर की गलती भी बताई जाती है कि अगर युद्ध ना करता तो शायद कुछ पैसा बचा रह जाता। ठीक है, क्योंकि बेटा सब कुछ जब राज्य के हाथ में चला गया था तो उस राज्य के हाथ में जाने की वजह से बहुत बड़ी संख्या में जो इनका व्यक्ति थे, किसान थे, उन्होंने जमीन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण जमीन के सुधार पर ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण साल दर साल उत्पादन कम होता गया और यहाँ की सरकार को अनाज भी बाहर से आयात करना पड़ा, इंपोर्ट करना पड़ा। ठीक है, और वो हद से ज्यादा अनाज बाहर से मंगाने की वजह से वहां पर भी पैसा खर्च होने लगा। ठीक है, तो ये सब यहाँ की कमियां ही गिनी जाएंगी। एक लास्ट है, लोगों की इच्छाओं को पूरा न कर पाना। भाई ये तो कम्युनिस्ट पार्टी की सबसे इम्पोर्टेंट बुराई है, क्योंकि 70 से ज्यादा सालों तक ये रहा पूरे 15 देशों पर, लेकिन इनमें से एक देश भी कम्युनिस्ट पार्टी से बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं था। उनको लग रहा था कि कहीं ना कहीं रशिया अपनी चलाता है और अपनी चलाते वक्त वो दूसरों की भलाई बुराई के बारे में नहीं देखता, जो कि गलत है। ठीक है, तो ये बेटा सोवियत प्रणाली आप लोगों की कंप्लीट हो गई है। सोवियत प्रणाली क्या है, इसकी विशेषताएं, इसकी कमियां, तो ये बेटा 4 नंबर का क्वेश्चन है। सोवियत प्रणाली अगर अकेले पूछेंगे तो 2 नंबर का है, विशेषताएं या कमियों के साथ पूछेंगे तो बेटा 4 या 6 नंबर का है। ठीक है, और माइंडेड बेटा कोई भी चैप्टर करो, कोई भी किसी भी क्वेश्चन का आंसर दो, किसी भी क्वेश्चन का आंसर देते वक्त आप पहले उसकी हेडिंग लिखेंगे,
उसके बाद उसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे। मार्क्स ऐसे ही मिलेंगे। अगर आपने डायरेक्ट वो राम गाथा लिख दी, चाहे वो पॉइंटों में लिखी, बेटा नंबर नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान से काम करना है, बिल्कुल अच्छे से पेपर अटेम्प्ट करना है। ओके, थैंक यू वेरी मच।